अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देख रहे हैं द डिबेट। और आज हम कल की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा देंगे, उनको हटाया जाएगा। और आज 3:50 पर उन्होंने अपना इस्तीफा उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंप दिया है। उत्तराखंड में मंत्रिपरिषद का इस्तीफा हो गया है। मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और उनको पद पर तब तक बने रहने के लिए कहा गया है जब तक नई नियुक्तियां हो नहीं जाती हैं। उत्तराखंड में बड़ा भूचाल आया है, वहां बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। उत्तराखंड सरकार की लीडरशिप बदल गई है। 24 घंटे के अंदर त्रिवेंद्र सिंह रावत की जिंदगी बदल गई है। एक समय वो पहाड़ के ताकतवर नेताओं में माने जाते थे, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य कहे जा रहे थे, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 महीने में ही पस्त हो गए। यशस्वी मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शुमार पहाड़ के इस ताकतवर नेता का राजनीतिक पतन 24 घंटे के भीतर हो गया। शायद उन्होंने अपने इस राजनीतिक अंजाम की कल्पना स्वयं नहीं की होगी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ हुआ। उनको पहाड़ का सबसे अलोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर माना गया, जो अपने विधायकों के साथ ठीक से बात नहीं करता, जिसका अपने विधायकों के साथ कोई सामंजस्य नहीं है। और विधायकों की नाराजगी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी ले डूबी। अपने विधायक और सहकर्मियों के साथ उनका गलत व्यवहार, अधिकारियों पर आवश्यकता से बहुत अधिक निर्भरता, चाटुकार मंडली से घिरे होना, चापलूसों को बसाना और गलत सलाहकारों ने एक उठते हुए राजनेता का कैरियर डुबो दिया। हिंदी पट्टी में आम बात है किसी राजनेता का कैरियर उठना और बाद में चापलूसों द्वारा उसे गिरा देना। हिंदी पट्टी के ये आम इस तरह के कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत पर व्यक्तिगत करप्शन का कोई आरोप नहीं है, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट ने करप्शन के एक मामले पर सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जो सुप्रीम कोर्ट में स्टे चल रहा है। 10 मार्च को उसकी सुनवाई भी है। तो क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को ओवरनाइट इतना बड़ा चेंज करना पड़ा? 3 दिन की कवायद और मुख्यमंत्री की कुर्सी गई। एक संदेश भारतीय जनता पार्टी ने बहुत साफ दिया है। बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों को बीजेपी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने यह स्पष्ट और साफ कड़े शब्दों में संदेश दिया है कि जनता से जो वायदे किए उन्हें पूरा करना पड़ेगा। नेतृत्व की स्वीकार्यता होनी चाहिए, यानी पार्टी संगठन, विधायक और मंत्री, इन सब के बीच चीफ मिनिस्टर्स का सामंजस्य होना चाहिए और नेतृत्व को वो स्वीकार्यता हो। उत्तराखंड में नहीं थी। दूसरा, पार्टी और संगठन के सरकार के बीच एकजुटता होनी चाहिए, उत्तराखंड में नहीं थी। और उससे भी बड़ी बात, जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या वो जीत की गारंटी है? यदि हां तो कंटिन्यू, यदि नहीं तो अंजाम त्रिवेंद्र सिंह रावत। यह कड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया, क्योंकि बीजेपी के बारे में यह कहा जा रहा था कि वो राज्यों का चुनाव हार सकते हैं लेकिन अपनी लीडरशिप को चेंज नहीं करते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर रमन सिंह, देवेंद्र फडणवीस, रघुवर दास, दीवार पे लिखा था कि इनकी सरकारें जा रही हैं, लेकिन बीजेपी ने अपनी लीडरशिप को चेंज नहीं किया था, नेतृत्व में कोई परिवर्तन नहीं किया था। लेकिन शायद इन 4-5 जगहों की हार के बाद बीजेपी ने अब यह स्वीकार लिया है कि अगर नेतृत्व का परिवर्तन करना पड़े तो करेंगे, लेकिन जीत सुनिश्चित करेंगे। तो संदेश बहुत साफ है सभी के लिए। तमाम यशस्वियों के लिए भी बहुत स्पष्ट संदेश है। काम करना पड़ेगा, विधायकों की नाराजगी दूर करनी पड़ेगी, मंत्रियों को काम देना पड़ेगा, सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, व्यवहार ठीक रखना पड़ेगा, आचरण ठीक रखना पड़ेगा और अफसरों पर निर्भरता को कम करना पड़ेगा। जो ऐसा कर पाएंगे वो आगे चलेंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत होंगे। तो आखिर उनकी अलोकप्रियता का कारण क्या था? सबसे ताजा कारण बताया गया गैरसैंण को कमिश्नरी बनाना।
लेकिन ये स्पार्क है, इसके पीछे के बैगेज बहुत बड़े हैं और ये कोई एक दिन में उठी चिंगारी नहीं है। ये 4 सालों से नाराजगी फल फूल रही थी, अंदर ही अंदर पनप रही थी। उसका कारण क्या था? जनता से जो विकास के वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, नौकरियां नहीं दी गई, प्रशासन पर त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोई पकड़ नहीं थी, चंद मुट्ठी भर अफसरों के नियंत्रण में पूरी सरकार चल रही थी जो खुद लाभान्वित थे। एक वर्ग विशेष के ही लोगों से मुख्यमंत्री बात करते थे, उन पर विभिन्न किस्म के आरोप थे, उनका व्यवहार और आचरण तानाशाही से भरा हुआ था जो उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों को स्वीकार्य नहीं था। और आज भी वो वीडियो लोगों के जहन में कौंध रहा है जब भरी मीटिंग में मुख्यमंत्री ने एक विधवा टीचर, सरकारी टीचर, महिला टीचर के साथ जिस प्रकार का आचरण और व्यवहार किया था। सत्ता का गुमान, कुर्सी का घमंड और सबको छोटा समझना, शायद ये सब बहुत कारण हैं कि तमाम सफाई के बाद भी अपने को ग्रामीण परिवेश के आने के बावजूद त्रिवेंद्र सिंह रावत सत्ता के ग्लैमर से चकाचौंध रह गए। वो हर समय ताकत का एहसास करते रहे। बीजेपी के भीतर उनके कई संरक्षक हैं, लेकिन जब त्रिवेंद्र रावत पर विपत्ति आई तो उनका फोन भी किसी ने नहीं उठाया, उनसे कोई मिला भी नहीं। और दिल्ली जब वो पहुंचे तो उन्हें 2 टूक संदेश दिया गया कि देहरादून वापस जाइए, इस्तीफा दीजिए। यही संयमित होगा और यही पार्टी, राज्य और आपके हित में होगा। त्रिवेंद्र को ये बात समझ में आ गई कि जिनके दम पर वो ये सब कर रहे थे वो उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। नतीजा त्रिवेंद्र को इस्तीफा देना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी खबर है, ये कोई सामान्य खबर नहीं है कि फुल मेजॉरिटी 57 एमएलए, 71 में से 57 एमएलए वाली पार्टी, उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की आई सरकार, उसके मुख्यमंत्री को 4 साल भी पूरे नहीं हुए। 18 मार्च को जब वो 4 साल पूरे होने की तैयारी कर रहे थे, उसके पहले उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया। तो उत्तराखंड का अब क्या भविष्य है? 21 साल हो गए उत्तर प्रदेश से अलग हुए इस राज्य को। 10 मुख्यमंत्री देख लिए, औसतन 2 साल का कार्यकाल है एक मुख्यमंत्री का। जिन जन आकांक्षाओं के साथ इस पृथक राज्य का गठन हुआ था, यहां के राजनेता जनता की उन आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सके। यही कारण है कि हर बार नेतृत्व बदलता है और हर बार यही साजिश होती है। हर मुख्यमंत्री में इस प्रकार का घमंड और आचरण, अहंकार, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जातिवाद, अफसरों पर निर्भरता, सेम सेट ऑफ ब्यूरोक्रेसी वहां के चीफ मिनिस्टर्स के साथ आती और जाती है, जो हमारे उत्तर प्रदेश का हाल है। यहीं से तो अलग होकर वहां का कैडर बना है, तो जाहिर सी बात है कि जो यहां की बीमारी है वहां भी तो पहुंचेगी। वहां कोई अलग से अफसर थोड़ी आए हैं, यूपी से ही अलग करके भेजे गए थे। तो मुख्यमंत्रियों को घेर लेने की जो अफसरों की स्टाइल है वो तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जग जाहिर है, सबको पता है ये। और यही त्रिवेंद्र सिंह रावत की सबसे बड़ी कमजोरी रही। कोई सामंजस्य नहीं था संगठन और सरकार के बीच, विधायकों से कोई नाता रिश्ता नहीं था, किसी का काम नहीं हो रहा था। मंत्रियों के विभाग में अफसरों के कब्जे थे और चंद मुट्ठी भर अफसर, जिनमें उनके चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश सम्मिलित थे, ये पूरी सरकार चला रहे थे। संगठन और जनप्रतिनिधियों की, कार्यकर्ताओं की कोई सुध लेने वाला नहीं था। और यह बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या है कि वो जिसको मुख्यमंत्री राज्यों में बनाते हैं वो इसी प्रकार आचरण करने लगता है, खुद को ईमानदार और सबको चोर कह समझने लगता है। कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री परेशान रहते हैं। तो अब इससे एक बड़ा सवाल है कि उत्तराखंड में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो फिलहाल 2 नाम सामने आए हैं। एक नाम है धन सिंह रावत का, पहली बार के जनाब एमएलए हैं, तो माना जा रहा है कि रावत को रावत से रिप्लेस किया जाएगा। इनको आज श्रीनगर में, उत्तराखंड के श्रीनगर में विशेष हेलीकॉप्टर भेजकर बुलाया गया। तो धन सिंह रावत पहुंच चुके हैं। टीएसआर हटेंगे तो डीएसआर के आने की चर्चा है।
दूसरे सज्जन हैं अनिल बलूनी, कम उम्र के हैं, युवा हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के काफ़ी करीबी हैं। वाराणसी जब 2014 में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने आए थे तो वहाँ पर पूरे 1.5 महीने तक अनिल बलूनी ने पूरा कैंप संभाला था तब नरेंद्र मोदी का वाराणसी में, और इस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विंग के हेड भी हैं, राष्ट्रीय नेता हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं। उत्तराखंड के निवासी और काफ़ी एक्टिव भी रहे हैं और हाल ही में एक बड़ी बीमारी कैंसर को हराकर वो लौटे हैं। इनके भी चांसेस बहुत ब्राइट हैं। तो इन दो में से कौन एक मुख्यमंत्री बनेगा, और फिर 9 महीने बाद चुनाव है, तो ये कोई हीरा जड़ा ताज नहीं पहनाया जाएगा जो मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि 9 महीने के बाद चुनाव में जाना है। हार और जीत से फैसले तय होने हैं। सरप्राइजिंगली कांग्रेस वहां पर की लीडरशिप अचानक से सक्रिय हो गई है, तो जो भी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनेगा उसको बहुत कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत के 4 साल के बैगेज के साथ वो मुख्यमंत्री का चार्ज लेगा जो बनेगा, और उसके सामने संकट विद्यमान है चुनाव के रूप में। मैं चाहता हूं कि कुछ स्टेटमेंट्स आप सुने जो आज आए हैं, और फिर मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। लगभग 4 वर्ष से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है, और मैं कहूं कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। जो हुआ है वो भी हमारी पार्टी के निर्देश पर हुआ है, आगे जो होगा वो भी हमारी पार्टी के निर्देश पर होगा। हम सब सिपाही की भूमिका पर रहते हैं। नहीं, कोई कहीं पर भी कोई आलोचना नहीं थी ऐसी, किसी विधायक ने नाराजगी नहीं, कभी किसी विधायक ने किसी फोरम पर नाराजगी व्यक्त नहीं की। क्या चेहरे बदल करके इन 4 सरकारों की जो सालों की असफलता है, जब राज्य की जनता के साथ आपने एक बड़ा छल किया। मोदी जी ने कहा डबल इंजन की सरकार बनाओ, लोगों ने विश्वास किया, पूर्ण बहुमत दिया। ऐसा बहुमत आज तक किसी को नहीं मिला था। और आज राज्य की स्थिति की पूरे देश में बेरोजगारी की दर में उत्तराखंड सबसे ज़्यादा बड़ा प्रतिशत में है। राज्य की जनता के साथ ये जो छल और ड्रामा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसको राज्य के लोग कम से कम माफ़ तो नहीं करें। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार राहुल सिंह शेखावत मौजूद हैं। दीपक मिश्रा थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। दीप्ति रावत राज्य मंत्री उत्तराखंड से हैं, वो भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी। मथुरा दत्त जोशी जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के सीनियर स्पोक्स पर्सन हैं। दीपक बाजपेयी जी दिल्ली से मुझे ज्वाइन करेंगे, आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। इस परिचर्चा के दौरान कुछ और भी बड़े नेताओं को भी हम कोशिश करेंगे जोड़ने की, ताकि हम उत्तराखंड के एक परिदृश्य के बारे में चर्चा कर सकें। राहुल, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस्तीफा हो गया, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो वो जो सज्जन कल थे शादाब शमसी, काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और ये बता रहे थे कि हम लोग असत्य पर आधारित डिबेट कर रहे हैं। तो आज मैं उनको खुजवा रहा हूँ, तो आज वो मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ फ़ोन बंद करके वो सज्जन गायब हैं। अगर कोई मिले तो मेरा उनसे नमस्कार और उनको सलाम पेश करिएगा शादाब शमसी साहब को, राज्य मंत्री। हालांकि उनकी कुर्सी भी चली गई, क्योंकि त्रिवेंद्र ने इस्तीफा दिया तो सबका इस्तीफा माना जाता है जब नेता। तो वो जो पद लेके आए थे उनका पद भी पूर्व हो गया, कल वो पद के साथ थे, आज वो भूतपूर्व हो गए। तो राहुल, आप मुझे बताओ कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जो सबसे बड़ा सवाल है। ब्रजेश जी, जो स्थिति अभी नजर आ रही है, तो रावत के आगे एक रावत, रावत के एक पीछे रावत, रावत के बाजू एक रावत, रावत के बाजू दूसरा रावत, चारों तरफ रावत रावत रावत। तो अभी जो स्थिति बनी है वो जो अभी मोटी तो लगी आ रही है। अनिल बलूनी, देखिए स्वाभाविक नाम है, वो एक स्वाभाविक नाम है, उस पर तो सोचना ही बेकार है। वो अगर मोदी शाह अगर अपने हिसाब से करेंगे तो अनिल बलूनी, उनको दिक्कत नहीं, कोई किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर किसी की बात होगी तो फिर ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया वो है सबसे बड़ा जो चैलेंज बीजेपी के सामने। जैसे मेरे कल जहां सवाल मैंने आपसे छोड़ा था, तीरथ रावत का नाम क्यों नहीं आ रहा? मैं डार्क हॉर्स मैंने कल बोला था ना,
मैंने कल बोला था, मैं रावत में मैं बता रहा, रावत के आगे के रावत, रावत के पीछे के रावत। ओके, अच्छा आपका ये मतलब। हाँ, ये रावत वही था, वो ये रावत फिर, और सतपाल जो महाराज इनके नाम की पतंगबाजी हो रही थी वो भी तो रावत हैं। ओके, बनेंगे ना वो अलग चीज है, लेकिन वो भी एक रावत है। मतलब ये तय है कि बनेगा मुख्यमंत्री रावत, ऐसा लग रहा है। अगर इनके अपार्ट को जाएगा तो वो अनिल बलूनी है ना, अपार्ट में जाते हैं। एक तो ये बात रही, जो सवाल मैंने कल ब्रजेश जी कल छोड़ा था, आपसे याद होगा, मैंने एक तो डार्क हॉर्स की बात की थी और दूसरे सवाल में छोड़ता कि जवाब देना, ये तो ठीक है मुख्यमंत्री हटेगा एक बन जाएगा, लेकिन बीजेपी जिस उद्देश्य से अब ये नेतृत्व परिवर्तन कर रही, जवाब त्रिवेंद्र सिंह रावत का आपने देखा होगा। जो सवाल मैंने कल खड़ा किया तो त्रिवेंद्र सिंह रावत आज उसमें उचक गए थे, बोला इसका जवाब दिल्ली देगा। उन्होंने कहकर अपने पीछे तो छुड़ा लिया अपने आखिरी एज ए चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन ये जवाब दरअसल 2022 के चुनाव तक बीजेपी को या आने वाले मुख्यमंत्री को ये लगातार देना पड़ेगा। सर त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया क्यों? तो आप ही बताओ राहुल, क्यों हटाया? देखिए बहुत सारी वजह थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत देखिए व्यक्तिगत तौर पर ब्रजेश जी अभी तक कोई उन पर आक्षेप व्यक्तिगत तो नहीं है, मैं उनके व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उनके माइनस भी है प्लस भी है, लेकिन उनके जो कुछ किया ही नहीं तो आरोप किस बात? मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द की मंडली थी, देखिए एक दिक्कत सबसे बड़े इस पूरे रजीम में क्या आ गई है कि जो मुख्यमंत्री बना है वो अपने आप को मोदी जी से कम मानता नहीं, मान के चलते नहीं है। स्टाइल चलने का, बात करने का स्टाइल, सबका नाक में सी चलने का, वो सबकी दिक्कत है, वो एक की नहीं, जहां आप जिससे बात कर लीजिएगा सबकी प्रॉब्लम है। सब हर विधायक कहते हैं कि भैया हमारी सुर नहीं जाती है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि वो उनकी जो कार्यशैली थी वो हमेशा सवाल निशान उस पर। विधायकों के साथ उनका तालमेल कैसा था? विधायकों के साथ ये कम्युनिकेशन गैप था। इस बीच उन्होंने बदलाव किया था, पिछले कुछ महीनों से उन्होंने बदलाव किया था, लेकिन शुरू के जो 3 साल उनके रहे हैं वो कम्युनिकेशन गैप रहे। मंत्रियों के साथ उनका किस प्रकार का व्यवहार था? मंत्री का वो देखिए सबसे बड़ी सरकारी दिक्कत क्या रही है, एक जो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है या सबसे बड़ा इसका जो कॉम्प्लेक्स सरकार के अंदर है, 3 जो मंत्री है वो आधी सरकार तो गैर कांग्रेस मतलब गैर भाजपाई मूल वालों की है, हालांकि वो आज कमल के फूल के निर्णय, लेकिन उनका जो मूल जो डीएनए है वो कांग्रेस का है। तो यहाँ इनका संकट सबसे बड़ा है, इनका कैडर उनको बचाता नहीं था। जब इनका कैडर उनको बचाता था तो मुख्यमंत्री, कई लोग ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में असली मुख्यमंत्री तो ओम प्रकाश थे जो अभी चीफ सेक्रेटरी हैं, क्या ये बात सही है? इसमें वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा बहुत जूनियर एक महिला आईएएस है, उनकी तूती बोलती है वहां पे। ओके, ओम प्रकाश तो उनका देखो, ओम प्रकाश से त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाता बहुत पुराना है। वो जो एक घोटाला घपला घोटाला जिसमें नाम भी उनका आया था, वो क्या ढांचा बीज घोटाला, तो वो उस टाइम उनके सेक्रेटरी भी हुआ करते थे। तो वो तो बहुत पुराना, वो तो स्वाभाविक है उनका। लेकिन जो अब जो उसके बाद जो एक पूरा एक जो कॉकस बना हुआ था अधिकारियों का, बहुत जूनियर थे। ब्रजेश जी एक बड़ी संकट क्या हुआ था, क्या आपको लगता है कि इस मूव के बाद कांग्रेस हावी हो जाएगी उत्तराखंड में? क्योंकि बट नेचुरल है कि नेतृत्व परिवर्तन, सेनापति बदलना पड़ा तो मनोबल तो टूटेगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। अभी मैंने आपको बताया कि रावत के आगे के रावत, रावत के पीछे के रावत, इधर रावत, यानी उधर हरीश रावत। रावत। और मजे की बात है एक रावत और है, ये अगर सारे अगर आप इसी क्रोनोलॉजी देखें, हरीश रावत जी का जो वे ऑफ पॉलिटिक्स था, तो गरीब जोशी लोगों ने किसका क्या बिगाड़ा है? नहीं बिगाड़ा किसी ने किसी का नहीं है, लेकिन राजनीति उत्तराखंड की। चलो, मथुरा दत्त जोशी जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और बहुत लंबे समय के बाद मेरी पकड़ में आए। भाई मथुरा जी, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद कि आज आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला। नमस्कार आपको, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई। उत्तराखंड में परिवर्तन हो गया, राजनीतिक नेतृत्व बदल गया, सरकार के मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, आप उसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, इससे पहले मैं अभी राहुल भाई कह रहे थे, इन्होंने कहा कि रावत के आगे रावत, रावत के पीछे रावत, रावत के आगे दाएं रावत, रावत के बाएं बाएं रावत। और एक बात मैं आगे जोड़ूं कि रावत के सामने रावत है। ये राजनीतिक सबसे बड़ी बात यह है कि उसके सामने भी रावत है और वो है हरीश रावत। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो अभी बड़ी राहुल भाई ने बड़ी गंभीर बात की, जिस तरीके से शासन प्रशासन चला है 4 साल, और वो सबके सामने है। विधायकों की नाराजगी आपने कही थी, मैं विधायकों की नाराजगी में आप बताऊं, ये पहली सरकार थी जिस सरकार ने विधायक में नियम 58 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया। पूरन सिंह फड़त्याल जो लोहाघाट के विधायक है, उन्होंने बखुल के नाराजगी व्यक्त की। आपने चैंपियन वाला प्रकरण आपके सामने है, कर्णवाल कब क्या बोल दें उनका आपके सामने है। दिलीप रावत ने खुल के मुख्यमंत्री जी की आलोचना की थी, वो भी रावत हैं, लैंसडाउन से और पौड़ी जनपद से ही हैं। अन्य भी मंत्रियों का हालत ये था इस राज्य में कि हरक सिंह जी की कभी भी, हरक सिंह जी का जो सेक्रेटरी है उसने नहीं सुनी, और हरक सिंह जी का जो पीसीसीएफ था जयराज, आप राहुल भाई बेहतर जानेंगे, उन्होंने कभी नहीं सुनी। महाराज तो अभी भी महाराज की बात को, महाराज के जो नितेश झा जी हैं जो उनके सेक्रेटरी हैं, सिंचाई सचिव हैं, उन
ओके, लग रहा है हमारा वीडियो लिंक उनसे टूट गया, हम वापस स्थापित करने की कोशिश करेंगे। बड़े अहम बात बता रहे थे, वीडियो लिंक जुड़ते ही हम वापस आएंगे। दीपक मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं जी। जाने माने सामाजिक चिंतक हैं और पीएसपीएल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आप क्या मानते हैं कि इस परिवर्तन के पीछे का कारण क्या है और इसका इम्पैक्ट किन किन राज्यों में आने वाला है? देखिए मान्यवर, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो पड़ोसी प्रांत उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा। कैसे? देखिए, हम लोग थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं। भविष्य इतिहास से जुड़ा होता है जो वाया वर्तमान आगे बढ़ता है। याद कीजिए, कल्याण सिंह जी को हटा के गुप्ता जी को बनाया गया था, इसी भाजपा ने बनाया था। तब भाजपा की नेतृत्व कितनी मजबूत हुआ करती थी। और उसके बाद राजनाथ सिंह जी, फिर भाजपा यहाँ से गई तो 2 दशक तक गई ही रही। बहुमत की सरकारें बहुमत से ही जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वह हिंदी बेल्ट में कभी किसी अच्छे नेता को पनपने नहीं देगा। हर जगह नहीं हटाया गया, यहीं क्यों हटाया गया? और एक और अंतर्निहित सत्य है कि इसका संदेश कहाँ कहाँ गया? सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश पे पड़ेगा। कैसे, थोड़ा सा इलेबोरेट करें। उदाहरण के लिए, आपकी मैं पूर्व पीठिका सुन रहा था, आपने क्या कहा? व्यक्तिगत आरोप मुख्यमंत्री पर बेईमानी का नहीं है। उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत बेईमानी का कोई आरोप नहीं है। एक खास वर्ग, खास अधिकारियों के ग्रुप से जुड़ना, यहां भी ये आरोप, वहां भी है। और वहां तो 15-20 विधायक जाके नेतृत्व से मिले थे बदलने के लिए, यहां तो 200-200 विधायक बाकायदे धरने पर बैठ गए और एक भी विधायक को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने शोकाज नोटिस नहीं दिया। यानी उसका एक पीठ अगर इधर है तो दूसरा हाथ उधर है। तो इस तरह की जो राजनीति चलती है, जो अंतर्द्वंद के साथ आगे बढ़ती है, एक समय ऐसा आता है, एक मोड़ ऐसा आता है। बीजेपी का तो इतिहास रहा है कि वो कभी बदलते नहीं है अपने नेतृत्व को। इस बार ऐसा क्या हुआ कि उनको स्टैंड चेंज करना पड़ा? उत्तर प्रदेश में नहीं बदला था, 3-3 मुख्यमंत्री बदले। और उत्तरांचल में उत्तर प्रदेश का इतिहास है कि वह, अब आप दूसरी विधानसभा देख लीजिए, वहां तो 3-3 मुख्यमंत्री बदले, जबकि सारे मुख्यमंत्री सक्रिय और अच्छे नेता थे। कुछ तो आज भी केंद्रीय मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, अब मैं जानबूझ के नाम नहीं लूंगा, कि वो हिंदी बेल्ट में कभी भी किसी नेतृत्व को स्थापित नहीं होने देगी। उदाहरण के तौर पर बिहार में क्या हुआ? वो भी तो हमारा पड़ोसी राज्य है, वहां तो बाकायदे भाजपा जीती थी। फिर बिहार वाले मोदी जी को अचानक अंतर्ध्यान कर दिया गया। तो एक बार और ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली संदेश हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी है। और जाना तो क्या संदेश है भाई? अब ठीक ठाक से करो, वरना ये 9 दिन पहले गए हैं, तुम 9 दिन बाद जाओगे। जिस तरीके से दिल्ली के गलियारों में नाराजगी थी और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई है दूर दूर वाली, वो कहीं उसके निहितार्थ क्या हैं, उसके मंतव्य क्या हैं? एक मुख्यमंत्री भारत के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलता है। 200 विधायकों वाली बात तो बड़ी पुरानी हो गई। मान्यवर, राजनीति में कोई बात पुरानी नहीं होती। आज आप ही ने अपनी पूर्व पीठिका में बोला कि एक तस्वीर आज भी फिजाओं में है। क्या ऐसा ही उपहास बलिया में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नहीं कहा था? राजनीति में 1000 साल पहले की घटना भी नए रूप लेके हमारे सामने होती है। राजनीति में कोई घटना कभी भी पुरानी नहीं होती। राजनीति का एक होता है, मौजू हो जाता है। अब उदाहरण आपके मुताबिक एक बड़ा संदेश बाकी राज्यों को भी दिया गया है। बाकी राज्यों को तो बाद में, सबसे पहले उत्तर प्रदेश को दिया गया है। आपकी सुई यूपी में क्यों अटकी हुई है? इसलिए अटकी हुई है कि पड़ोसी के घर आग लगती है तो पड़ोसी के ही घर आंच पहुंचती है। ओके, ऑलराइट। जोशी जी मुझे वापस ज्वाइन कर चुके हैं। जोशी जी, आप कुछ बात कह रहे थे, अपना पूर्ण कीजिए। वो हमारा वीडियो लिंक टूट गया था, वापस जुड़ गया है। जोशी जी गो अहेड। मैं ये निवेदन कर रहा था कि जिस तरीके से मंत्रियों की नाराजगी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रियों को मंत्री नहीं समझ रहे थे और माननीय मंत्रीगण मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं समझ रहे थे। मैंने 1-2 उदाहरण भी आपको दी कि जैसे मैंने आपको कहा कि हरक सिंह जी के साथ जो कुछ घटनाएं हुई वो सब आपके सामने है। हरक सिंह जी को किस तरीके से बेइज्जत करके उनका जो कर्मकार बोर्ड था उस बोर्ड से हटना पड़ा, उस बोर्ड से उनको हटा दिया गया। दूसरी बात, मैंने महाराज की बात बताई और मेरी बात को राहुल भाई ताकीद करेंगे। एक दिन तो यशपाल आर्य जी ने चीफ सेक्रेटरी को फोन करके कहा कि महाराज मेरे सेक्रेटरी को हटा दीजिए, मुझको मंत्री रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे या मैं इस्तीफा दे दूं। ये स्थिति थी मंत्रियों की। और अभी हाल का ताजा उदाहरण आपके सामने है कि रेखा आर्य के अधीन किसी भी अधिकारी ने भी कहा कि ये कह दिया कि मैं काम ही नहीं करूंगा।
हर अधिकारी को 4-5 IAS तो पोस्ट क्या आपको लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जानबूझ के अपने मंत्रियों को अपमानित कराते थे अधिकारियों से? नहीं, निश्चित रूप से व्यवहार से तो यही लग रहा था ना। आप देखिए ना जी, इसके बाद भी की स्थिति आप देख लीजिए ना, मंत्रियों को समय नहीं मिल रहा था, एक बात। दूसरी चीज ये है कि जैसे अभी मेरे से पहले जो बोल रहे थे हमारे सम्मानित पत्रकार महोदय, आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक अस्थिरता की जननी है। उत्तराखंड का इतिहास आप देख लीजिए, जब नित्यानंद स्वामी जी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था तो 10 महीने भी उनको काम करने नहीं दिया, 11वें महीने मुख्यमंत्री बन गए थे भगत सिंह कोश्यारी। पर जोशी जी, वही हाल 2007 में कांग्रेस एकजुट नहीं है उत्तराखंड में। आप देखिए हरीश रावत को अभी तक चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट मानने से आप ही की पार्टी का एक धड़ा इनकार करता है। इंदिरा हृदयेश खुलकर बगावत कर रही हैं, उन्होंने पब्लिकली स्टेटमेंट्स भी दिए हैं। हरीश रावत कई मौकों पे त्रिवेंद्र रावत की तारीफ करते दिखे हैं। मैं कैसे मान लूं कि आप लोग एकजुट हो? नहीं, देखिए मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, जैसे मैंने कहा कि रावत के सामने रावत। देखिए अगर इस प्रदेश में पक्ष और विपक्ष में, मैं दोनों की बात करूंगा, वरिष्ठता के आधार पर, अनुभव के आधार पर, राजनीतिक अनुभव के आधार पर मेरे से ज्यादा आप जानते हैं हरीश रावत जी के अलावा दूसरा कोई नेता नहीं है, एक बात। दूसरी बात, हरीश रावत जी ने बहुत साफ तौर पर कहा कि लोकल वर्सेस लोकल होना चाहिए। आप चेहरा किसी को भी घोषित करो, मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हूं। आज भी देखिए हरीश रावत जी, तो आप ये मानते हैं कि हरीश रावत ही कांग्रेस का एकमात्र विकल्प हैं? नहीं, देखिए विकल्प की बात देखिए ये अलग बात हो जाएगी, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, 72 साल की उम्र में भी हरीश रावत जी 15 डिग्री माइनस टेम्परेचर में धारचूला में भी निवास करते हैं, धारचूला में भी निवास करते हैं। देखिए कितना, कल ही देखिए कल कितनी हैट्रिक उनके रोज के जो कार्यक्रम है, आप उनको अनुभव लगा लीजिए, देख लीजिए। कल वो थे मेरे साथ, मैंने उनसे काफी विस्तार से चर्चा की थी, इसी डिबेट शो में वो जुड़े थे, 15 मिनट हमारे साथ थे। मैंने तो उनसे 10 बार पूछा कि आप चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं क्या, तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा पार्टी जिसको आगे बढ़ाएगी मैं उसके साथ हूं। निश्चित रूप से वो आज भी कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं, पार्टी जिसको भी नेतृत्व देगी सारे लोग मिलकर। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन दीपक बाजपेयी जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी इस वक्त थर्ड प्लेयर की भूमिका में उत्तराखंड में मौजूद है। दीपक जी स्वागत आपका। उत्तराखंड की जो हलचल है, वहाँ नेतृत्व परिवर्तन हो गया है, पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है, वहाँ नई सरकार बीजेपी की बनेगी नए मुख्यमंत्री की अगुवाई में। आप इसको किस प्रकार से देखते हैं और आम आदमी पार्टी का क्या स्कोप है, और उत्तराखंड के बहाने ये संदेश कहाँ तक गया है? देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे तानाशाही की सरकार केंद्र में चला रही है, वैसे ही राज्य सरकारों में उसी किस्म की तानाशाही है, और उसके शिकार उनके खुद के भी लीडर्स हैं। ये सरकारें ना तो आम आदमी की कोई बात सुनती हैं, ना खुद अपने विधायकों और मंत्रियों की कोई बात सुनती हैं। आप जहां बैठे हैं लखनऊ में, वहां भी आपको इस तरह के झटके महसूस होते होंगे। यहां पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है और उनके खिलाफ उनके ही 200 विधायक, मेरे से क्या मतलब, किससे उनके ही 200 विधायक जी। नहीं ब्रजेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी के ही 200 विधायक उनके खिलाफ धरने पे बैठ चुके हैं। आपने देखा कि चेतन चौहान जी जब बीमार होकर पीजीआई पहुंचे, उनके साथ किस किस्म का दुर्व्यवहार हुआ, किस सदमे में वो थे। इस तरह की सरकारें यहां चल रही हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है। जो आपने देखा उत्तराखंड में, वही उत्तर प्रदेश में चल रहा है। यहां ना आम आदमी की सुनी जा रही है, ना खुद सत्ता पक्ष के विधायकों की सुनी जा रही है। देवमणि जी जो भाजपा के विधायक हैं, वो बार बार ये शिकायत कर रहे हैं, खुलेआम शिकायत कर रहे हैं, और वही नहीं दर्जन भर विधायक बगावती स्वर दिखा चुके हैं। इससे पहले 200 विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पे बैठे और भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि यहां पर एक बहरी सरकार है, जो न सिर्फ आम आदमी की सुनती है, ना विपक्षी नेताओं की सुनती है, ना खुद अपने एमएलए और मिनिस्टर्स की सुनती है। तो यहां कंप्लीट लॉलेसनेस है और बाबू सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री बाबुओं के नेता हैं, एमएलएस के नेता नहीं है। वही उत्तराखंड में हुआ और वही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है। मैं आपसे उत्तराखंड पे सवाल पूछ रहा हूं और आपने पूरा लेक्चर दे दिया मुझे उत्तर प्रदेश पे। कमाल है। मैं जिससे सवाल उत्तराखंड पे पूछ रहा हूं, आज हर कोई मुझे उत्तर प्रदेश पे जवाब दे रहा है। भाई साहब, हम लोग उत्तराखंड पर बात करने आए हैं। उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश उसकी जननी भूमि है। ये वही कैरेक्टर है, वही पार्टी है, उसी किस्म के मुख्यमंत्री। इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया।
त्रिवेंद्र सरकार कैसे काम कर रही है, उनके अपने विधायकों की व्यथा सुनी है आपने। हम गली गली जा रहे हैं, हम राजनेताओं से मुलाकात करें, हमें पता है उत्तर प्रदेश में जैसी बगावत चल रही है, जितनी भयानक, वैसी भयानक बगावत भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बीच उत्तर प्रदेश में कहीं बगावत नहीं, कोई विजिबिलिटी नहीं है। अगर विजिबिलिटी है तो दिखाइए। ब्रजेश जी, बहुत सुंदर आपका प्रश्न है, मैं बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश के लोगों को। एक आपके चैनल को छोड़ के 200 विधायक जब सत्ताधारी पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पे बैठते हैं तो एक आपके चैनल के अलावा वो उनकी विजिबिलिटी कहीं दिखाई नहीं देती है। तो ये सवाल ये किसी और के ऊपर सवाल है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता। तो उत्तराखंड में आप क्या स्कोर देखते हैं अपनी पार्टी के लिए? पूरे स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमारी पार्टी का बिजली, पानी, अस्पताल और शिक्षा, ये 4 मुद्दे लेकर पूरे उत्तराखंड में खलबली है, पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली है। वहां के शिक्षा मंत्री ने हमें चुनौती दी थी, उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा मंत्री ने हमें चुनौती दी थी। जब हमारे शिक्षा मंत्री वहां पहुंचे तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी भाग गए और त्रिवेंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री भी भाग गए। एक बात बताओ, बीजेपी के पास 3 रावत हैं, कांग्रेस के पास 2 रावत हैं, आपके पास कोई रावत है? ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये जब आम जन की क्रांति होती, जब आम जन खड़े होते हैं दिल्ली में तो नेता उसी आंदोलन की आग से निकल आते हैं। उत्तराखंड में बहुत बहुत जल्द आपको एक बहुत विश्वसनीय चेहरा आम आदमी पार्टी को लीड करता हुआ दिखाई देगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। किस पार्टी से तोड़ के ला रहे हो, सपा से, कांग्रेस से या बीजेपी से? कौन रावत आपके यहाँ आने वाला है? आदमी तो जब पैदा होता है, कौन रावत आपके यहाँ आने वाला है? देखिए, मैं इसका खुलासा अभी आपके टीवी चैनल पर इस वक्त नहीं करता हूं। जितने रावत लोग हैं सावधान हो जाएं, सही वक्त आम आदमी पार्टी घूम रही है, मिलेगी। ओके, ऑलराइट, वीरेंद्र सिंह आ गए हैं हमारे साथ। आम आदमी पार्टी नहीं घूम रही ब्रजेश जी, इनके विधायक और सांसद और मिनिस्टर घूम रहे हैं। ओके वीरेंद्र जी, ये उत्तराखंड में क्या हो गया? 24 घंटे में तकदीर ही बदल गई, एकदम अजीब सा हो गया। और वो सज्जन जो कल राज्य मंत्री बैठे थे, तो कल तो वो राज्य मंत्री बन के बैठे थे, आज अगर वो होते तो हमें पूर्व लगाना पड़ता। 24 घंटे में उन्हीं की कुर्सी बदल गई। जो आपको कह रहे थे कि असत्य पर आधारित डिबेट कर रहे हैं, त्रिवेंद्र रावत 5 साल कार्यकाल पूरा करेंगे, वो सत्य की तलाश में गंगोत्री चले गए। नहीं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। सत्य की तलाश में गंगोत्री गए। असल में कल जो राज्य मंत्री बैठे थे शादाब साहब, वो यूपी के मोहसिन रजा थे, वो इसलिए इतना ज्यादा बोल रहे थे, उनकी पोजीशन वही है। आज वो गायब हो गए। लेकिन एक चीज हिंदुस्तान के सारे विधायक बीजेपी के ये देख सकते हैं कि विधायकों के दम से मुख्यमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री के दम से कोई विधायक नहीं होता। और विधायक को अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, वोट मांगने के लिए जाना पड़ता है। विधायकों का चयन जनता करती है और मुख्यमंत्री का चयन विधायक करते हैं। तो विधायकों का अगर विश्वास मुख्यमंत्री पर नहीं है और वो उपेक्षित है, तो ये बीजेपी के पूरे देश के विधायकों के लिए एक मैसेज है कि वो देखें कि अगर उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वो अपने बात कह सकते हैं। ये तो देखिए एक बात आई है। लेकिन जिन लोगों ने बगावत की है, आज के ज़माने में बगावत करने के लिए तो कलेजा चाहिए, वरना तलवा चाटने के लिए जीभ तो है ही है। और ज़्यादातर लोग वही जीभ का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे सियासत हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे समाज हो। तो समस्या इस बात की है कि उत्तराखंड में बहुत दिनों से परेशान थे विधायक और राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनकी बात सुनी। देश के तमाम राज्यों में ऐसी स्थितियां आती हैं, लेकिन जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, तब से पिछले 7 सालों में बीजेपी का ऐसा इतिहास रहा है कि उसने कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बदला। ये पहला ऐसा निर्णय सामने आया है और ये दर्शाता है कि ये जनता ने इनके नाम पर चुनाव नहीं जीता गया है। ये सब मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। मोदी के नाम पर वोट हासिल करने के बाद, सत्ता हासिल करने के बाद इन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये अगर इस बात का भ्रम पाल ले
कि यही बीजेपी है और यही बीजेपी को जिताते हैं, तो ये अपने आप में त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसा हश्र होना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है और ये जरूरी भी था। कुछ लोग कहते साहब हमें प्रतिभा थी, हमने कुर्सी हासिल कर ली, लेकिन कुर्सी हासिल करने से ही प्रतिभा नहीं आ जाती है, वो एक अलग विषय है। लेकिन इस देश में बीजेपी का जितना उछाव और उत्थान हुआ है वो सिर्फ मोदी और अमित शाह की वजह से हुआ है, उनके नाम पर हुआ है। और उसके नाम पर रोटियां, चाहे मलाई काट रहे हो चाहे रोटी सेक रहे हो, तमाम राज्यों में मौज काट रहे हैं बीजेपी के नेता। और इस सच्चाई को अगर वो भूल जाते हैं तो ये इस तरह के समस्याओं का, विरोध का उनको सामना करना पड़ेगा। ब्रजेश जी, आप तो बहुत सारी चीज़ों पर बात करते हैं, देखते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार परिवर्तन के नाम पर आई थी। भ्रष्टाचार और गुंडाराज, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, आपका उत्तराखंड हो, या जहाँ भी असम, मेघालय, त्रिपुरा, और जहाँ पर चौथे नंबर पे थे वहाँ भी सरकार बनाई। ये एक खासियत जरूर है कि जब से 2014 के बाद से बीजेपी जहाँ जहाँ चुनाव हुए बीजेपी ने सरकार बनाई, और चाहे चुनाव से बनाई चाहे फिर उपचुनाव से, लेकिन बनाई बीजेपी ने। अब बात यह आती है कि जो गुंडा राज और भ्रष्टाचार की बात थी जी, उसमें अधिकारियों पर यह नियम लागू नहीं होता था। अफसरों को हर राज्य में पूरी छूट दी गई कि वो अपने हिसाब से सरकार चलाएं। अब उसमें चाहे विभागीय मंत्री अपमानित हो या विधायक, क्योंकि प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, अफसर, डीएम, एसपी, ये सब मुख्यमंत्री के प्रति सीधे उत्तरदायी रहे, और उनकी जो इनर सर्किल में अफसर रहते थे उनके प्रति। तो जब मुख्यमंत्री से डीएम सीधे बात करेगा या प्रमुख सचिव, तो वो क्या मंत्री और विधायक को समझेगा? ये बात तो देखिए बहुत साफ है। लेकिन आज कुर्सी हट गई, सत्ता चली गई, तमाम लोग सीएम आवास के अंदर रो रहे थे, महिलाएं रो रही थी। क्या जनाधार है ये पता लगेगा जब कुर्सी से हटता है आदमी, क्योंकि जब सत्ता होती है तो हर बात अच्छी लगती है, झूठ भी सही बोला जा सकता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। नेताओं की वैसे भी आदत होती है बढ़ चढ़ के दावे करने की, बात करने की जी। वैसे हमारे यहाँ तमाम सारे नेता ऐसे जो मंच पे चढ़ जाते हैं वो नहीं देखते वो क्या भाषा बोल रहे हैं, ललकारते चलते हैं। एक नेताजी ऐसे एक भीड़ में उत्साहित होकर भाषण दे रहे थे कि भाई लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, तब तक आकर उनको पीछे से कुत्ते ने काट लिया। तो नेताजी की प्रेरणा से बहुत सारे चमत्कार होते रहते हैं। जी वीरेंद्र जी, बहरहाल आज की रात नींद नहीं आएगी। जो 4 साल मुख्यमंत्री रहा हो और चौथे साल का जश्न मनाने जा रहा हो, मात्र 2-3 दिन बाद उसकी कुर्सी चली गई। देखिए, अभी बात आप कह रहे थे कि भाई कांग्रेस के पास रावत है, बीजेपी के पास रावत है, तुम्हारे पास क्या है आम आदमी पार्टी? तुम्हारे पास कौन सा रावत है ये पूछा। तो कांग्रेस के पास रावत है, बीजेपी के पास रावत है, और केजरीवाल के पास महावत है, वो सब कंट्रोल कर लेगा। चलिए, वीरेंद्र जी का कोई जोड़ नहीं भाई जी। तो चलिए 4 लाइनें सुनाता हूँ आपको कि सियासत और इश्क में अक्सर ऐसा ही होता है, कोई खुल के हंसता है तो कोई छुप के रोता है, और कहते हैं दोनों में उम्मीद से ज्यादा बेवफा कोई हो नहीं सकता, और किसी को सब मिल जाता है तो कोई अपनी सबसे प्यारी चीज से हाथ धो देता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल शेखावत, मैं आपसे समझना चाहता हूँ मुख्य कारण क्या था? क्या ये अचानक उपजी नाराजगी थी त्रिवेंद्र के खिलाफ, या लंबे समय से ये नाराजगी पनप रही थी जिसको त्रिवेंद्र वक्त रहते भाप नहीं पाए? और एक मुख्यमंत्री इतना अनजान कैसे रह सकता है कि उसके खिलाफ इतना बड़ा नाराजगी का स्तर हो, विधायकों और मंत्रियों का जो लगातार आला कमान के संपर्क में हो? क्या त्रिवेंद्र वक्त रहते भाप नहीं पाए, या जब उन्हें पता चला तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी?
प्रिया जी, नाराजगी को नई नहीं थी, बहुत पहले से शुरुआत हो गई थी इसकी, लेकिन उसको नजरअंदाज किया गया। उसकी शायद वजह सबसे बड़ी ये थी कि राहुल, एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगा। मुझे दीप्ति रावत कनेक्ट हो चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, देहरादून से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। दीप्ति जी, बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि 9 महीने बचे हैं चुनाव के और आपने अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया है, कारण? देखिए, अभी जो भी चीजें सामने आई वो देखा कि किस प्रकार से, आप सबके सामने भी है, कल हमें पता लग जाएगा कि कौन नया व्यक्ति आने वाला है, इस देश के मुखिया बनने वाले हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस प्रदेश की जो सरकार चली 4 साल, वो उसमें एक भी, आप कहेंगे कि एक भी दाग नहीं आपको दिखेगा। कम से कम 0 टॉलरेंस की सरकार चली, जो योजनाएं चली वो बहुत अच्छी। तो फिर आपको अपना मुख्यमंत्री क्यों बदलना पड़ा मैडम? देखिए, मैं वही बता रही हूँ, जिस तरीके से कई बार क्या होता है, परिवार में कई बार मतभेद होता है, कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं परिवार में, ऐसे ही कई बार पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं और जिसके कारण से ये निर्णय लिया गया। तो आप ये स्वीकार करते हैं कि पार्टी में त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व के खिलाफ बगावत है? वो ही बता पाएंगे या मुख्यमंत्री जी ही बता पाएंगे इसको पूरी तरीके से। अगर आप ऐसा कहा गया कि विधायकों की अनदेखी होती है, विधायकों के काम नहीं किए जा रहे थे, मंत्रियों को अधिकारियों के माध्यम से अपमानित किया जा रहा था और चंद्र नौकरशाहों ने बीजेपी की सरकार को हाईजैक कर लिया था। देखिए, मैं आपसे ये कहूं कि जो अगर आप कहें कि कुछ लोग, अब खैर ये वाली चीजें, मैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आपको मैं नहीं यहाँ पर बोल सकती हूँ, लेकिन जिस तरीके से जो काम हो रहे थे, जो जायज काम थे, वो बहुत अच्छे से हुए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी अपने आप कुछ नाजायज काम करने का दबाव त्रिवेंद्र सिंह रावत पे था जो उन्होंने नहीं किया, बदले में बगावत हुई, आप ये कहना चाहती हैं मैडम? नहीं, आप सुनिए कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जितनी सड़कें की, अगर आप बात कहें तो जितने भी विधायक हैं सबको उन्होंने, मैडम प्लीज इसको क्लैरिफाई करें। आपने जायज काम वर्ड का इस्तेमाल किया है। व्हाट डू यू मीन बाय जायज काम? व्हाट डू यू मीन बाय जायज काम? मैडम प्लीज, क्षेत्र में कौन सी सड़क बनेगी? जायज काम से आपका क्या तात्पर्य? ऐसी बहुत सारी और भी चीजें हैं, जायज काम में उन्होंने उनको इंडिपेंडेंट किया। क्या किसी नाजायज काम का दबाव था उनके ऊपर? दीप्ति जी, क्या किसी नाजायज काम का दबाव त्रिवेंद्र सिंह रावत पे था? देखिए, नाजायज काम का दबाव वो कभी ना लेंगे और ना ही ऐसा कोई दबाव उनके ऊपर था। लेकिन अगर क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो कौन से लोग थे जो नाजायज काम का दबाव बना रहे थे? मैंने तो कहा ही नहीं कि दबाव था, तो कौन लोग, तो बात की बात है ना। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि ऐसा कोई दबाव था, लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि ये कई चीजें ऐसी थी, जो सरकार चली है वो 0 टॉलरेंस की सरकार है और उन्होंने, पर आपको नहीं लगता कि इस तरह से नेतृत्व परिवर्तन करने से आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत बुरी तरह से टूटेगा? कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित होगा और आपने जो छवि का निर्माण 4 साल में किया था वो एक झटके में ध्वस्त हो गई। आप जनता के बीच क्या जवाब दीजिएगा? किन कारणों से त्रिवेंद्र सिंह रावत को बेदखल किया गया, वो भी अपमानित करके? नहीं, उन्होंने स्वयं से दिया है ये इस्तीफा, उनसे कहा नहीं गया, उन्होंने स्वयं से दिया है ये, ऐसा कि पार्टी ने उनसे नहीं कहा। और जो भी कारण है, जो भी रीजन है, चाहे वो उनकी मुख्यमंत्री जी की स्वयं की तरफ से हो या कुछ और कारण हो, वो हमारे सामने आ जाएगा। तो ये बात मानने में कोई गुरेज है आपको कि आपकी पार्टी में भयंकर गुटबाजी है इस वक्त? देखिए, गुटबाजी आप कहें कि कहाँ नहीं है, मुझे ये बताइए ना, कहाँ नहीं है? आप देखिए कि किस तरीके से जहां कोई बचा नहीं। तो आपकी पार्टी को भी वही बीमारी लग गई जो कभी कांग्रेस सत्ता में थी तब लगी हुई थी। आपस में कितनी बड़ी गुटबाजी करके बैठे। हाँ, तो वही गुटबाजी जो कांग्रेस में थी, हमारे 56-57 विधायक है और उसके बाद पार्टी है, पूरी है, मतलब सब कुछ है, सरकार है, तो थोड़ी बहुत मनभेद और मतभेद तो हो ही जाता है थोड़ा सा। और अब जनता को क्या बताइएगा कि आपने जिसको मुख्यमंत्री बनाया उसने आपके लिए कोई काम नहीं किया, वो बहुत अलोकप्रिय थे, तो अब जनता आपको वोट क्यों दे, क्यों चुनेगी आपको? देखिए, जनता खुद जानती है कि उनके लिए क्या काम हुआ है, कैसे महिलाओं को अच्छा काम किया तो त्रिवेंद्र रावत को क्यों हटाया मैडम? कानून बनाए गए,
किस प्रकार से उनका सरकार अगर अच्छा काम किया तो क्यों हटाए गए? योजना जैसी योजनाएं आई हैं। अच्छा काम किया तो क्यों हटाए गए? देखिए वो मैं आपसे वही तो कह रही हूँ, अगर आप कारण जानना चाहते हैं तो ये तो आपको जो हमारे नेतृत्व है वही बता पाएंगे या स्वयं वही बता अच्छा, पाएंगे। राहुल शेखावत सीनियर जर्नलिस्ट हैं उत्तराखंड के, वो आपको बताना चाहते हैं कि क्यों हटाए गए। यस राहुल, गो अहेड। दीप्ति जी, बड़ा सीधा स्ट्रेट सवाल है, क्या अच्छे काम करने की सजा त्रिवेंद्र सिंह रावत को दी गई है? जीरो टॉलरेंस की सजा त्रिवेंद्र सिंह रावत को दी गई है? हाँ, बस एक ही इतना ही सवाल है। देखिए सजा की क्या बात है, हमारी तो केंद्र सरकार भी जीरो टॉलरेंस पे चल रही है, हमारे प्रधानमंत्री भी जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। मैडम दोनों नाव पर सवारी मत करिए। कोई ऐसी कोई प्रधानमंत्री को हटाने जा रहे हैं यहाँ देखिए, यहाँ वो भाजपा प्रधानमंत्री को हटाने जा रही है, की तरह नहीं है कि जो अटैची जो है वो वहाँ भिजवानी पड़ती है, यहाँ नहीं भिजवानी पड़ती इस तरीके से। क्या आपको लगता है मैडम, जस्ट सेकंड प्लीज, उससे तो क्या आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित होगा? जिस प्रकार से यहाँ पे जीरो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा जी, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा इस प्रकार सत्ता परिवर्तन से? देखिए कार्यकर्ता का मन ये होता है कि एक जब वो कार्यकर्ता को देखिए, हमारी पार्टी कंप्लीटली डेमोक्रेटिक पार्टी है, यहाँ पर एक छोटा कार्यकर्ता मनोनीत मुख्यमंत्री और डेमोक्रेसी गांव का प्रधान है, मथुरा दत्त जोशी जी को सुने, उनके कुछ ऑब्जेक्शन हैं, मैं जोशी जी के ऑब्जेक्शंस को स्थान देना चाहता हूँ। जोशी जी गो अहेड प्लीज। दीपक जी प्लीज वेट, दोनों दीपक जी प्लीज वेट, मैडम प्लीज वेट, मथुरा दत्त जोशी जी प्लीज गो अहेड। ब्रजेश जी जो बहुत बड़ा सवाल आपने खड़ा किया है, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे थे, विकास का काम कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री को आनंद फानन में क्यों हटाना पड़ा? एक बात मैं जरा थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाऊंगा कि 10 दिन का विधानसभा सत्र उत्तराखंड सरकार ने बुलाया, इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और कहा कि गैरसैंण में सत्र होगा, बजट सत्र होगा, हम 10 दिन तक इत्मीनान से बैठकर वहां काम करेंगे। लेकिन 6 दिन भी पूरे नहीं हुए थे, सत्र आनंद फानन में सत्र को कंक्लूड किया गया, उसको अंतिम रूप दिया गया और संसदीय इतिहास में ये पहला मौका होगा कोई वित्त मंत्री अपना बजट प्रस्तुत करता है और बजट में उसको कंक्लूड नहीं कर पाता है, बजट भाषण नहीं दे पाता। ये मुख्यमंत्री के साथ व्यवहार हुआ, मुख्यमंत्री को वापस बुला ली गया। एक बात, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, राहुल भाई यहाँ बैठे, दीप्ति भी यहाँ बैठी है, कि पहली बार प्रदेश का अध्यक्ष बंशीधर भगत जी जो विधायक भी हैं, वो गैरसैंण में 6 दिन के सत्र में 6 मिनट के लिए गैरसैंण नहीं गए। क्या कारण था कि बंशीधर भगत जी देहरादून में ही बैठे रहे? तीसरी बात, अगर कोर कमेटी की बैठक इनकी हो रही थी, ये नेतृत्व परिवर्तन नहीं चाह रहे थे, मुख्यमंत्री को अपमानित करना नहीं चाह रहे थे, तो कोर कमेटी की बैठक क्या गैरसैंण में नहीं हो सकती थी? भराड़ीसैंण में भी हो सकती थी। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ी ज्वाला धधक रही थी जो आज मुख्यमंत्री को बदल के हुई। तो ये ज्वाला में जो आज धधक रही है, आपको कहना चाहता हूं, आप अपनी रोटी क्यों सेकना चाहते हैं? जीरो टॉलरेंस की बात की नहीं, हम कहीं रोटी नहीं सेक रहे, हम ना हाथ सेक रहे ना रोटी सेक रहे, हम तो केवल उस पार्टी ने जिसने लोकतंत्र की हत्या करके हरीश रावत जी की सरकार को गिराने का काम किया था, आज वही असंतोष इस पार्टी को देखना पड़ रहा है। ओके राहुल शेखावत, उसका जवाब आप कुछ कंप्लीट कर रहे थे। दूसरी बात, जीरो टॉलरेंस की बात इन्होंने कही। मैं एक सेकंड में अपनी बात थोड़ा वक्त दें, एक सेकंड में मुझे थोड़ी मोहलत दें, एक सेकंड लूंगा। अच्छा प्लीज गो अहेड। भाई जीरो टॉलरेंस की बात इन्होंने कही, ये पहले मुख्यमंत्री थे जिनके मुख्यमंत्री कार्यालय में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। एक दूसरे जीरो टॉलरेंस की बड़ी बात ये थी कि मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश देना पड़ा कि मुख्यमंत्री पर रिश्वतखोरी के आरोप में मुकदमा दर्ज करें। मैं डिबेट को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूं। यस राहुल, गो अहेड, आप कुछ कहना चाह रहे थे। थैंक यू ब्रिजेश जी। जहां तक उनकी जो एक गुस्से वाली बात थी, जो आक्रोश फूट रहा था, वो नया नहीं था, वो पथ पुराना था, लेकिन ये था कि बिल्ली के गले में घंटे कौन डालेगा, तो वो बारी बारी से बात चाहिए थी। आपने एक जिक्र किया था उत्तरा बहुगुणा, उन शिक्षक का नाम उत्तरा बहुगुणा था। उस प्रकरण को मजे की बात है जो विपक्ष ने वायरल नहीं किया था,
उसको जो वायरल करने वाले लोग थे वो खुद बीजेपी के अंदर के लोग थे, जो महत्वाकांक्षी लोग थे। राष्ट्रीय स्तर पर जो इतना उसका जो मुख्यमंत्री को इतने अपमानजनक तरीके से हटाना बिल्कुल ये क्या ठीक है? बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए एक कहते हैं जब वो सत्र को संबोधित कर रहे हो और उत्तराखंड के 1 करोड़ हमारे भाइयों बहनों की आकांक्षाओं का बजट प्रस्तुत किया जा रहा था, उस वक्त बीच से सदन से वापस बुला लेना यह निहायत अपमानजनक है। ये देखिए संसदीय मर्यादाओं को कैसा लोकतंत्र का अपमान है। नहीं, उत्तराखंड के हमारे भाइयों बहनों का अपमान है। बिल्कुल। तो देखिए उत्तराखंड एक बड़ा आत्मिक लोगों का एक मतलब किसी के मुकाबले, हालांकि सब लोग ह्यूमन बीइंग है, लेकिन उत्तराखंड का जो कैरेक्टर है वो यूनिक है कुछ मामलों में। और दीपक मिश्रा जी, ऐसे कोई दृष्टांत मौजूद है कि इस प्रकार की घटनाक्रम संसदीय इतिहास में कभी हुआ हो? देखिए, आदर्श तो ये कहता है कि आप किसी भी बड़े पद पर किसी को स्थापित करें तो उस दल का केंद्रीय नेतृत्व उसका कारण बताए। केरल में थानु पिल्ले की सरकार थी और लोहिया ने उस सरकार को हटाने की बात सार्वजनिक रूप से चिट्ठी लिखी और बताया कि हम थानु पिल्ले को इस कारण से हटा रहे हैं। ये 1954 की बात है। कांग्रेस ने जरूर कुछ मुख्यमंत्रियों को इस तरीके से हटाया था, लेकिन राष्ट्रपति शासन अर्पित करके। ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने यहां मुख्यमंत्रियों को अपने चौसर का एक प्यादा समझ रहा है। भाई वो प्रथम पुरुष होता है सदन का, वह नेतृत्व करता है, तो या तो सदन के लोग, जैसे उत्तर प्रदेश में 48 घंटे के अंदर सदन समाप्त, जब सदन चल रहा है तो सदन के विधायकों द्वारा ही हटाया जा सकता है। नहीं, कारण यह था कि अगर विधायकों में था आक्रोश था तो वह सदन के अंदर लाते और फिर निर्णय होता। यह क्या बात हुई? आप कहीं से खड़े होकर कहीं कर दिए। यह बताना है सभी सूबाई नेतृत्व को बता रहा है भारतीय जनता पार्टी का केंद्र कि लाख आसमानों में, वो कहते हैं ना कि ये तो सोच पतंग किसके हाथ में है। लाख आसमानों में तेरी पतंग सही, मगर ये तो सोच डोर किसके हाथ में है। संदेश कहां गया? इसका संकेत मैं फिर कहूंगा तो आप कहेंगे क्यों उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। भाई पड़ोसी की आग की आंच पड़ोसी तक ही तो पहुंचेगी। ओके, नहीं मैं जान लेना चाह रहा था। बिल्कुल आप ये और हो सकता है ये भी खबर आ जाए 1-2 महीने बाद कि उत्तर प्रदेश में भी यही घटना घट गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री जनता द्वारा चयनित नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री मोदी द्वारा मनोनीत हैं। आप वहां भी देखिए, सारे आरोप उन पर हैं। ओके जी, थैंक यू। दीपक बाजपेयी, आप कुछ मेंशन कर रहे थे, प्लीज गो अहेड। जी मैं ये कह रहा हूं, मैडम प्लीज वेट, दीप्ति जी प्लीज वेट, मैं आऊंगा आपके पास। दीप्ति जी प्लीज वेट, दीप्ति जी प्लीज वेट, दीप्ति जी प्लीज वेट, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज मैम, एक राउंड दीपक बाजपेयी। मोदी जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने वो इसी तरह उठाकर रख के मनोनीत किए गए थे। इसके बाद उन्होंने खट्टर साहब को हरियाणा में मनोनीत किया, फडणवीस जी को महाराष्ट्र में मनोनीत किया, योगी जी को उत्तर प्रदेश में मनोनीत किया, उन्होंने उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत जी को मनोनीत किया। एक कमजोर व्यक्ति को आप उठाकर मुख्यमंत्री वहां बनाए ये, और फिर जब संसाधनों की लूट वो व्यक्ति करता है, जब बेईमानी के धन की बंदरबांट होती है, तो इसी तरह जिस तरह का झगड़ा आप उत्तराखंड में देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में लूट के माल के बंटवारे को लेकर जो लड़ाई हुई है, उसी तरह लूट के माल को लेकर लड़ाई उत्तर प्रदेश के विधायकों और मंत्रियों के बीच। एक सेकंड दीप्ति मैडम प्लीज। सवाल ये है कि यहाँ पर लूट के माल का बंटवारा अफसरों के बीच में होगा, आप बार-बार उत्तर प्रदेश क्या कर रहे हैं? आज हम लोग उत्तराखंड की बात कर रहे हैं और आपकी उत्तर प्रदेश से आवाज ही नहीं हट रही है। सर मैं कह रहा हूं जैसा उत्तराखंड में जो पटाक्षेप हुआ कि लूट के माल के बंटवारे को लेकर तलवारें चली और मुख्यमंत्री जी शहीद हो गए, उसी तरह कोरोना के भ्रष्टाचार, दूसरे भ्रष्टाचार में जो लूट हुई है उसके माल के बंटवारे को लेकर उत्तर प्रदेश के विधायकों मंत्रियों में उसी तरह की तलवारबाजी हो रही है। 200 विधायक धरने पर बैठ चुके हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ। तो यहां पर भी बहुत जल्द आप देखेंगे सरकार इसी तरह अस्थिर होगी और भ्रष्टाचार के माल के बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी में तलवारें चलेंगी और इसमें लोग शहीद होंगे। आपको क्यों मुख्यमंत्री बदलना पड़ा और अब क्या अनिल बलूनी बन रहे हैं या फिर धन सिंह रावत? किसको आप लोग ज्यादा पोटेंशियल कैंडिडेट मान रही हैं चीफ मिनिस्टर के लिए? देखिए जो भी है ये कल बैठक होगी और उसमें तय होगा कि कौन किसको मनोनीत किया जाएगा या कौन चुनकर। मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि आप स्वयं धन सिंह रावत से मिलकर लौटी हैं, क्या महसूस कर रहे हैं रावत जी? रावत जी तो बिल्कुल, वो तो अभी हमारे प्रभारी
यहाँ पे आए हैं, उनसे मिलने गए हैं और वो मुख्यमंत्री जी के साथ ही थे लगातार। प्रदेश अध्यक्ष जी उनके साथ थे। और जी क्या वो अगले मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी उनकी तरफ से कुछ भी ना उन्होंने मुझसे कहा, ना ऐसा उन्होंने बाकी जगह भी कहीं भी ऐसी बात कि आप उनको बधाई देने गई थी मुख्यमंत्री पद के शपथ की। जी देखिए, मैं उसी विभाग में हूँ, मैं उच्च शिक्षा में ही हूँ और वो उच्च शिक्षा के मंत्री हैं और मैं उच्च शिक्षा उन्नयन समिति की उपाध्यक्ष हूँ। तो मेरा उनके यहाँ आना जाना अगर वो मुख्यमंत्री बने तो आपको कोई दुख होगा क्या? ऐसी नई बात नहीं थी। अगर वो मुख्यमंत्री बने तो आपको कोई दुख होगा क्या? नहीं नहीं, क्यों होगा, दुख क्यों होगा? तो फिर आप कह दीजिए कि उनको बधाई देके आई हैं। नहीं, देखिए वो जब तक, देखिए इस पार्टी में मैं आपको बताऊं, जब तक कोई निर्णय हो नहीं जाता है हम उसको मानते नहीं होगी। तो जब एक निर्णय सबके सामने आएगा तो वो हमें भी मालूम चलेगा और आपको भी लगेगा। हम सबसे पहले आप ही को बताएंगे। पर ये आपको लगता है कि अगर धन सिंह रावत मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपको खुशी होगी? चाहे धन सिंह रावत जी का नाम हो, चाहे अनिल बलूनी जी का नाम हो, चाहे किसी का भी नाम हो, निशंक जी का नाम हो, आगे और सब लोग कई लोगों के नाम थे, तो जो भी होगा वो हमारा ही व्यक्ति होगा, कहीं और से तो कोई आएगा नहीं। तो अपने ही लोगों में से जो भी होगा। त्रिवेंद्र रावत को क्यों हटाया गया? देखिए, मैंने आपसे वही कहा कि ये तो जो अभी हमारे ऑब्जर्वर हैं शायद उनके पास इसका कारण होगा, मुख्यमंत्री जी के पास स्वयं से आम आदमी पार्टी से दीपक वाजपेयी क्यों इस्तीफा दिया। पर्सन है, दिल्ली से जुड़े हुए, आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, काफी देर से गुजारिश कर रहे हैं, तो मैं उनको आपसे कनेक्ट करता हूं। दीपक वाजपेयी जी, आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है, गो अहेड। एक बात बताइए कि 4 साल जो काम हुआ, आपने करोड़ों रुपए के विज्ञापन लगा के त्रिवेंद्र जी के चेहरे को चमकाया। अब जब चुनाव में आप जाएंगे तो क्या आप त्रिवेंद्र रावत जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, उनके काम पर चुनाव लड़ेंगे, या जो नया मुख्यमंत्री कल आ रहा है, यहां इंपोर्ट हो रहा है, उसके चेहरे पर, उसके काम पर चुनाव लड़ेंगे? जनता को क्या बताएंगे आप? जी 20 सेकंड। देखिए, ये जो काम होता है और जिस काम को लेकर हम जनता के पास जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का काम है, वो हमारी सरकार का काम है जिसको हम लेकर जाएंगे। हम किसी चेहरे को लेकर पिछली बार भी नहीं गए, कोई चेहरे के साथ चुनाव में नहीं जाएंगे, मतलब रिस्क नहीं लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम ओवर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। तो बहनों भाइयों, कल पता चल जाएगा कि उत्तराखंड का 11वां मुख्यमंत्री, 21 साल में 11वां मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो बस कुछ ही आज की रात है, कल पता चलेगा कि कौन वहाँ का 11वां मुख्यमंत्री बनेगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे की राह कितनी मुश्किल भरी है या कितनी आसान है। धन्यवाद, नमस्कार।